आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता इस्तकबाल करता हूं। आज हमारी टीम आ पहुंची है टांडा के छज्जापुर मोहल्ले में। यहां पर हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मुस्तकबिल के उम्मीदवार जनाब शहनवाज बज़मी साहब से, जो आपके सामने है। ये 2022 के नगर पालिका के आम चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं, तो डायरेक्ट हम बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी टीम बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब टांडा की आवाम को सलाम पेश करना चाहता हूं आपके ज़रिए। तो आम चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत सारी होल्डिंगें लग चुकी हैं। लोग अपनी दावेदारी सिंबल के लिए पेश कर रहे हैं। तो वो अलग चीज़ है, पार्टी किसी एक को टिकट देगी, इसको टिकट देगी, वो लड़ेगा, जीतेगा या हारेगा, वो मुस्तकबिल की बातें हैं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो इस टांडा नगर पालिका की आवाम के लिए कौन सी चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं, जिससे आवाम को बहुत परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि आवाम के सामने लगातार खड़ंजे की समस्या रहती है। सड़क बनती है, 1 महीने 2 महीने के बाद टूटने लगती है। फिर क्या होता है कि वाटर मतलब कि स्ट्रीट लाइट की समस्या होती है। इनको कैसे आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जो है आपने मुझे मौका दिया ये बात कहने का। और जैसा कि आपने बात की शुरुआत की कि नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, बहुत सारे लोगों ने होर्डिंग अपनी लगवाई है। यही जमहूरियत की खूबसूरती है। सबको अपना ये अधिकार जो है लड़ने का, उसको प्रेजेंट करने का ये मौका है। और अभी चुनाव करीब आते आते कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे चुनाव के मैदान में। लेकिन जहाँ तक आपने मेरी बात की है, तो मैं चंद मुद्दों पे जो है नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने कोशिश की थी, और लेकिन लेडीज़ सीट होने की वजह से मैं मैदान में नहीं आ सका था। तो मैंने एक मुताला किया है टांडा नगर पालिका के संविधान का। इसके दायरे में जो जो चीज़ें आती हैं, जो इसकी बेसिक कम्युनिटीज़ हो गई या उसके अलावा जो ये चीज़ें कर सकती हैं, उसको लेके ही मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे नगर पालिका को अभी लोग सिर्फ नाली और खड़ंजे से जोड़ते थे। इसके लिए रोज़गार, ट्रेनिंग सेंटर या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा काम किया जाना है। अभी अगर आप बुनियादी चीज़ों पे ही देखेंगे, मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे स्कूलों के पास कूड़ा कचरा इकट्ठा रहता है। जो हमारे स्कूल जाने का टाइम होता है, उसी टाइम कूड़ा उठने का भी टाइम होता है। ये 1-2 जगह की बात नहीं है। आदर्श चौराहे पे आप देख लीजिए। इसकी मैंने लिखित और ज़बानी शिकायत भी की थी जिलाधिकारी महोदय से, कई बार कहा भी गया, और लेकिन इस पर अभी कोई अमल नहीं हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे आप अगर मुझसे अभी 1-on-1 क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैंने एक विस्तृत अध्ययन करने के बाद नगर पालिका के चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। इसलिए नहीं कि मैं लड़ना चाह रहा हूं, मुझे जिताइए। जब भी मैं आप लोगों के बीच आऊं, आप मुझसे सवाल कीजिए, पूछिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और मैं मुद्दों की वजह से ही लड़ना चाहता हूँ। ये टांडा नगर पालिका के आम जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय है हाउस टैक्स को लेकर। हाउस टैक्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो हाउस टैक्स को आप कैसे काउंटर करेंगे कि लोग उसको राहत मिले? हाँ, देखिए, जो आपने कहा, इस वक्त वाकई में मैं लोगों से मिलता हूँ, मोहल्ले के लोगों से, शहर के अलग दूसरे वार्डों के लोगों से। तो एक जो लोगों के मन में एक डर है और एक नोटिस आ रही है लोगों के पास हाउस टैक्स से, इससे मुतालिक मैं 2 चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा जो कि बहुत अहम है। एक तो भाई, सरकार की तरफ से ये आदेश था कि सभी निकायों को अपनी इनकम जो है बनानी है, इसी वजह से हाउस टैक्स लगा। लेकिन हाउस टैक्स से मुतालिक मैंने कई RTI कर रखी थी, और उससे लेके मैंने जानकारी इकट्ठा की, और उस पर आगे का रद्द अमल चल रहा है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ शहर में जो लोग पक्के मकान में रहते हैं, उनका 70 पैसा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हाउस टैक्स लगता है महाना। लेकिन जो हमारा जिला मुख्यालय है अम्बेडकर नगर का, अकबरपुर शहर, वहाँ पे 12 पैसा, 8 पैसा, 13 पैसा इस तरीके से लगता है। तो ये डिफरेंसेस कहाँ से तब आया? यही तो ये आप लोगों को जितने सुनने वाले हैं, आपको ख्याल करना है कि शहनवाज सर कह रहे हैं
कि जो कि यहाँ आपके टांडा में ये जो स्क्वायर फुट कितना है 70 पैसा 70 पैसा और से ये लेके और 1 जिला रुपया 25 मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पे 12 पैसा लगभग है ना? 12 पैसा 13 इतना पैसा। डिफरेंस है सर, ये कहाँ से आया ये? हाँ, ये जो जिन लोगों ने इसको पास कराया था, जिन लोगों ने पिछले लोगों ने इस पे साइन की है, वो देख सकते हैं। और जो लोग भी मुझसे इसकी कॉपी लेना चाहें, दोनों नगर पालिका की, चाहे वो अकबरपुर नगर पालिका की कॉपी हो, आरटीआई के जरिए मैंने मंगा रखी है, या वो टांडा नगर पालिका की कॉपी हो, वो ले लें। सिर्फ मेरी बात पे यकीन ना कीजिए। मैं चाहता हूँ जनता इतनी खुद अवेयर हो कि वो चीज़ों को जांच पड़ताल कर सके और जान सके कि जो अगला कह रहा है, चाहे बज़मी कह रहा है या कोई XYZ पर्सन कह रहा है, वो सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो अभी एक हमारी लड़ाई ये होगी कि इस हाउस टेस्ट को, मैं यहाँ पे दावे के साथ कह रहा हूँ, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यकीनन कम ज़रूर किया जा सकता है। जब हमारे जिला मुख्यालय पे 12 पैसा 14 पैसा रेट हो सकता है, तो यहाँ पे 70 पैसा या 1 रुपया 1.25 रुपया क्यों रेट है? जी हाँ, ये ज़्यादा डिफरेंस ये इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि कोई हमको उनसे बहुत ज़्यादा कोई सुविधाएं मिल रही हैं, वो तो हमसे बड़े। और उसमें एक खास बात हो रही है, जो अब नए जोड़े गए एरिया हैं उनमें इससे भी कम है, 6 पैसा 8 पैसा है। अच्छा, ये नए पुराने में और कम कर दिया गया। जो विस्तारित एरिया है उसमें 6 पैसा 8 पैसा है, और जो पुराने एरिया हैं उसमें मैं 12 पैसा 14 पैसा की बात कहा हूँ। जो लोग मुझसे चाहेंगे इंडिविजुअल मुझसे मिलकर इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। ये हमारी लड़ाई रहेगी कि हाउस टेस्ट को कम कराया जाए और नियमानुसार कम कराया जाए। ऐसा नहीं है, मैं ख़त्म कराने की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। और जिन पे लग रहा है, जो उस दायरे में आएंगे, जिस लेवल पे सरकार पास करेगी वो देंगे, लेकिन जो उस दायरे में नहीं आ रहा है या जितना हैवी ड्यूटी लग रही है, इसको कम कराया जाता है। अब बात किया जाए कि 2017 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश का एक तबका था जिसको हम लोग कुरैशी तबका कहते हैं, उसका कारोबार पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके ज़रिए, उस कारोबार के ज़रिए उसको जेलें होती हैं, तमाम प्रताड़ना का शिकार होते हैं। जो मेन रीज़न है कि स्लाटर हाउस को आप कैसे लेते हैं, स्लाटर हाउस के लिए क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नगर पंचायतें क्या कर सकती हैं, नगर पालिका क्या कर सकता है? देखिए, जिस तरीके से नगर पालिका के क्षेत्र में ये सारी चीज़ें आती हैं, उस एतबार से मैं पिछले लोगों को तनकीद करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक पॉइंट मेरा इस पे ये है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे रोड बनती है, सड़क बनती है, ब्रिज बनते हैं, तो सरकार का एक या सिस्टम में एक नई चीज़ आई है PPP मॉडल, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कहते हैं। तो मेरी उम्मीद ये रहेगी कि आने वाले दिनों में NGT के मानक के अनुसार यहाँ पे टांडा में एक नया PPP मॉडल के तहत नया स्लॉटर हाउस बन के तैयार हो, ताकि जो दिक्कतें, जैसे कि आपने कहा कुरैशी समाज को, या सिर्फ कुरैशी समाज तो कारोबारी एतबार से है, जो लोग मीट लेते हैं, खाते हैं, उनके लिए भी ये सुविधा हो जाए, वो डर के कोई काम ना करें। जैसे और शहरों में होता है, बड़े शहरों में होता है कि मानक के अनुसार, नियमानुसार चीज़ें होती हैं, वैसे यहाँ भी होने लगी। मतलब कि वो पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। क्यों नहीं? जब दूसरे शहर में कोई चीज़ PPP मॉडल पे बन सकती है, तो हमारे शहर में क्यों नहीं बन सकती? और ये मैं अपनी जेब से बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नगर पालिका के ज़रिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए इस चीज़ को डेवलप करने की बात हो रही है। हम लोग अपनी चौपालों में इस समय इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, स्लॉटर हाउस को, कि हम के जो नगर पालिका के चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं स्लॉटर हाउस के लिए। हम बात कर रहे हैं कि जो टांडा के विधायक हैं, जो अंबेडकर नगर के MP हैं, वो अगर हम नगर पालिका नहीं कर सकता है, वो ही कहीं मुहैया करा दे ज़मीन और नगर पालिका उसको बनवा दे। नहीं, देखिए, जमहूरियत में जो हमारा सिस्टम है, इसमें सब चीज़ें मिल के करते हैं। यकीनन आपने जिनका नाम लेने की बात कही, चाहे विधायक फंड से हो, चाहे MP फंड से हो, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, यकीनन होना चाहिए। हाँ, यकीनन बहुत सारी चीज़ें जैसे होती हैं, उनके पास विकास फंड होता है, लोग उनको अप्रोच कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अप्रोच की जा सकती है। अब ये देखा जाता है कि एक इधर 1 साल से की वर्षा अच्छी हुई है, लेकिन इस साल तो नहीं हुई, लेकिन उसके पहले की 2-3 साल पहले भी कि सूखा बहुत पड़ा था। और बहुत टांडा नगर पालिका के बहुत सारे वार्डों का कि वहाँ पे वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया था। अब वाटर लेवल, जिसको हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं, तो वाटर लेवल को बेहतर करने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है?
देखिए, इस पे मैं पहले तो एक जागरूकता का ये प्रश्न है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नल का टैप खुला रह जाता है, या कभी कभी किसी को देखता हूँ कि समरसेबिल चला के वो मोटरसाइकिल धुल रहे होते हैं या बेजा पानी बहा रहे होते हैं। तो मेरी बहुत मुद्दबाना गुजारिश है कि आपका हमारे एक उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में जो वाटर ट्रैक्स लगता है सिर्फ उसके यहाँ लगता है जिसके यहाँ समरसेबुल है। क्या ये चीज़ें अगर आप बनते हैं चेयरमैन तो ये चीज़ें कर सकते हैं, जो जितना दोहन करे उतना वो दे। हाँ, ये तो आपने दोहन वाली बात की। मैं उस पर बेजा जो पानी बहा देते हैं कि अगर हम 2 बाल्टी 3 बाल्टी में नहा सकते हैं तो 20 बाल्टी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा हम दोहन करेंगे वाटर लेवल नीचे जाता रहेगा और हमारी आने वाली नस्लों को इसको भुगतना पड़ेगा। तो ये जो कीमती चीज़ है पानी, इसको बेजा नहीं करना है। और दूसरी बात, जो गलतियाँ हो गई हैं वाटर लेवल की, उसको सुधारने के लिए, जैसे वर्षा का पानी होता है वो नालों में नदियों में डायरेक्ट बह जाता है। अगर ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, जो कि ज़्यादातर गांव में हो सकता है, छोटे छोटे तालाब और पोखर बना के, ताकि वो पानी दोबारा फिर धरती में चला जाए, ज़मीन के अंदर चला जाए, तो हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। और इसके लिए आने वाले दिनों कंसल्टेंट से बात करके, जो और शहरों में जिस तरीके से बोरिंग करके सिस्टम बना के पानी को दोबारा WTP का इस्तेमाल करके, यानी वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद दोबारा उसको गर्भ में डाला जाता है, वो चीज़ें डेवलप करके यहाँ का वाटर लेवल मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आने वाले भविष्य में हमारी आने वाली नस्लों को, जनरेशन को पानी के लिए तरसना ना पड़े। इवन मैं ये मिसाल के लिए बात कहना चाहूँगा कि हम जिस मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते हैं, जब हम पैदा हुए यहाँ तो बहुत चंद घरों में पानी का सिस्टम था। नगर पालिका से भी आता था तो बहुत वक्त पे आता था या नहीं आता था। जिनके यहाँ बोरिंग थी बस उन्हीं को पानी मुहैया था, बाकी सब लोग, हम लोग खुद बाहर से पानी भर के लाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि किसी को भी बाहर से पानी लाना पड़े। इसमें जैसे आपने कही, हमारे यहाँ मुबारकपुर में मैंने सुना कि आज तक कभी भी वाटर की पाइपलाइन नहीं गई। तो कम से कम मेरा एक एजेंडा ही रहेगा कि हर घर को शुद्ध पीने का पानी मिले। ये एजेंडे में मुख्य है। कम से कम ये देखिए, मेरे हिसाब से उसका अधिकार है कि उसको पीने का पानी भी बाहर से लाना पड़ रहा है। अगर हम 70 सालों में कहते हैं, इतनी 100 साल पुरानी हमारी नगर पालिका है और हम हर घर तक पीने का पानी नहीं मुहैया करा सके, तो ये इसमें प्राथमिकता पे ये चीज़ रहेगी। कम से कम उसको पीने का पानी ज़रूर मिल जाए, शुद्ध पीने का पानी, जो कंटामिनेटेड ना हो, जो ये हमारी प्राथमिकताओं में से है। तो आप बात कर रहे थे कि वाटर लेवल की एक होता है कि सतत विकास की अवधारणा की बात कर रहे थे कि हमको उतना ही दोहन करना है जितना हमारे लिए उपयोगी हो और आने वाली नस्ल को हमको बचा के रखना है। अब ये बात किया जाता है कि यहाँ पे कि छुट्टा जंगलों की, छुट्टा जानवर की समस्या बहुत है। अक्सर क्या होता है कि लोगों की कहीं भी कुत्ते से होता है और जानवरों से लड़की कोई बाइक से जाके भिड़ जाता है, उसके लिए कोई एक अलग से व्यवस्था क्या होनी चाहिए कि तो शहर में ये चीज़ें ना होनी पाए? अगर आप थोड़ा सा भी एक नगर पालिका के संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत जल्दी ये मिल जाएगा कि छुट्टा जानवरों से रोकथाम, या पागल कुत्तों से, या और भी जो मतलब मारने वाले जानवर, सांड या इस तरीके के जानवर जो होते हैं जिससे नुकसान हो सकता है, इनसे बचाव की जो अहम जिम्मेदारी होती है वो नगर पालिका की होती है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब किसी के खेत में बकरी चली जाती थी, गाय चली जाती थी, तो सुना होगा काजी हौद में ले जाते। हाँ, काजी हौद में। ठीक है, वो उसी का एक हिस्सा है। तो ये नगर पालिका में का मेन कार्य है। तो ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जो आवारा कुत्ते होते हैं, ख़ासतौर पर जो काटने वाले कुत्ते होते हैं, एक तो उनको पकड़ के दूर किया जाए, दूसरा उन कुत्तों को भी इंजेक्शन वगैरह लगे ताकि अगर किसी को काट भी लिया तो नुकसान ना हो। और जो छुट्टा जानवर है इससे वाकई में छुटकारा मिला है। अक्सर देखा जाता है कि भाई जाम के वक्त वो पता लगा एक सांड खड़ा हुआ है तो ट्रक नहीं जा पा रहा है, तो लोग स्कूल जा रहे हैं तो फंसे हुए हैं। इन सब समस्याओं से निराकरण करने का इरादा है। मतलब ये आपका रोड मैप में हमारे है, ये रोड मैप में है। और आखिर में अब बात किया जाए कि बहुत सारे मुद्दे हो गए, इसमें एक चीज़ ये देखा जाता है कि टांडा का जो चुनाव होता है सिंबल के बेस से होता है कि जो पाता है सिंबल, मतलब कहता है कि वही जीतेगा। आपका परसेप्शन यहाँ पे क्या है? ये देखिए, बात सही है, सिंबल किसी के बहुत सारी चीज़ें हेल्प करता है, लेकिन मैं खुद सिंबल की दावेदारी में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिंबल की दावेदारी में हूँ, लेकिन पिछले 4 चुनाव की अगर आप समीक्षा करेंगे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि लोगों को जानकारी मिल जाए। यहाँ अक्सर ये होता है कि आम लोग बहुत जल्दी से चीज़ों को भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। हर दिन एक नई घटना घटती है, लेकिन एक एनालिसिस करने वाला स्टैटिस्टिक देखता है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक देखेंगे तो जिस
पार्टी की बात कर रहे हैं, 4 बार पार्टी ने टिकट दिया है, 2 बार टिकट जीते हैं, 2 बार टिकट हारा है। खैर वो बल अलग की बात रही, मतलब मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। मैं उम्मीदवार रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा एक बहुत ही दृढ़ संकल्प है कि यहाँ की आवाम अपने मुद्दों पे वोट करना जाने। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जिसको भी चुनने जा रहे हो, आप यहाँ की लोकल सरकार बनाने जा रहे हो। एक ऐसा बंदा चुनिएगा जो आपके मुद्दों को बोर्ड में रख सके, और जो भी मौजूदा सरकार है उस मुद्दों से आपके लिए जो आपकी ज़रूरत है वो ला सके और आपको दे सके। अगर कोई ऐसा बंदा आपने चुन लिया जिसको जानकारी नहीं है या जो ये करने में सक्षम नहीं है, तो बहुत मुश्किल होगा। बाकी मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग आ रहे हैं नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए, आप उनसे मिलिए, बात करिए और सवाल करिए, मुझसे भी सवाल करिए। पहले मैं अपना नाम ले रहा हूँ। और मुद्दों आधारित हमारा चुनाव होना चाहिए। अगर मुद्दों आधारित नहीं रहेगा तो अक्सर मतलब यहाँ के लोग जानते ही नहीं कि हमको चाहिए क्या, हमारी प्राथमिकताएँ क्या हैं। अगर हम अपनी हमको स्वास्थ्य चाहिए, कि हमको शिक्षा चाहिए, कि हमको रोज़गार चाहिए, कि हमको सफाई चाहिए, कि हमको सुरक्षा चाहिए, हमको क्या चाहिए, उनको पता ही नहीं होता है। एक चीज़ और देखा जाता है कि जब 1995-96 से जब महिला आरक्षण लागू हुआ पंचायती व्यवस्था में या तृतीय व्यवस्था में लागू हुआ, तो हज़रत सुल्ताना यहाँ से पहली बनी हो, एक चीज़ें हुई। उसके बाद लेकिन क्या होता है कि जो नगर पालिका का चेयरपर्सन होता है या चेयरमैन होता है और सभासदों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जिससे हाउस को चलने में बहुत दुश्वारियाँ आती हैं। यहाँ तक होता है कि बहुत मतलब 2-2 साल तक कोई काम ही नहीं हुआ है। ये कोऑर्डिनेशन तो कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं? अब देखिए, जो भी अध्यक्ष बनेगा उसकी कम से कम एक जिम्मेदारी होती है। हम अपने घर पे जैसे लोगों को मैनेज करते हैं, या जिस जगह हम काम करते हैं दफ्तर में लोगों को मैनेज करते हैं, या टीम में कप्तान खिलाड़ियों को मैनेज करता है, तो आप एक अच्छे कप्तान बन के अगर अपने खिलाड़ियों को, अपने लोगों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, उनकी बातों को नहीं सुन पाएंगे, उनके बीच तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, तो कैसे काम होगा भाई? हर सभासद अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसके कुछ मुद्दे होंगे, उसकी कुछ बातें होंगी, आपको उसे सुनना है, उसका निराकरण करना है और सबको लेके चलना है ना। वही चीज़ यहाँ नहीं है। और अगर यहाँ फाइट चलती है नहीं, अगर आपको हाउस चलाना है भाई, तो आपको सबकी बातें सुननी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। यहीं पे तो आपकी सलाहियत का जजमेंट होगा कि आप कैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लोगों को अपने साथ मिला के नहीं चल सकता हूँ, आवाम को, सभासदों को और लोगों को, तो कैसे मैं काम करूँगा? और ये बहुत अहम मुद्दा है कोऑर्डिनेशन का। बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि अरे ये कोई मुद्दा ही नहीं है, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं, सब समस्या यही है। हाँ, नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे, उनकी समस्याओं का हल नहीं करेंगे, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे भाई? सभी लोगों से पूरा हाउस एक है। बड़ा मतलब एक बड़ी समस्या है ये। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और बंदा ऐसा हो जिसको सिस्टम भी पता हो, जिसको नॉलेज भी हो कि उसकी पावर क्या है, वो क्या कर सकता है, किस लिमिट में रह सकता है। नहीं तो पिछली बार देख लीजिए, पूरा खाली चला गया, 1-2.5 साल का, 5 साल पूरा हमारा। हाँ, जान लीजिए खाली चला गया। अब वो प्रकृति थी, नेचर था कुछ आखिर में। अब फिर बात मतलब कि हमारे क्षेत्र की नगर पालिका की एक जो होनहार जनता है, बहुत कुछ समझती है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस मैं आवाम से यही कहना चाहूँगा कि आपके बीच जो भी लोग आएँ, आप उनसे बात कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनसे सवाल कीजिए, उनका एजेंडा जानने की कोशिश कीजिए। किस एजेंडे पे कोई चुनाव लड़ रहा है? मैं फलां का बेटा हूँ, फलां का भाई हूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, या मेरे पास कोई एजेंडा है, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। यकीनन अगर किसी के पास कुछ एजेंडा है, आप उसकी बात सुनिए, उससे काउंटर क्वेश्चन कीजिए। और मैं अपने आप को मिला के कह रहा हूँ कि अगर कोई एजेंडा नहीं होगा किसी के पास, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो बहुत कुछ यानी वो कुछ नहीं करना चाहता। हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए, जो टांडा कार्य क्षेत्र में वही मुझे दीजिए। हाँ, अब देखिए मेरा एक हाँ, जुम्मे के दिन सर पानी नहीं आता है। हाँ, जैसे अभी आपने कहा ना, जुम्मे के दिन पानी नहीं आता है। ये सारी बेसिक सुविधाएं हैं जो अगर हम अपने लोगों को, जैसे हम लोग कहते हैं कुछ लोग जुम्मा नहाते हैं, जो जुम्मा नहाते हैं उनको भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं, कम देखिए, पीने का पानी हो या जो सफाई की सुविधा हो, ये जो घूर कल्चर है, या मैं घूर कल्चर इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा उसमें नहीं लगना है। हमने खुद ही बना रखा है कि ले जाके मोहल्ले का कचरा पहले एक सड़क पे फेंकेंगे, फिर सड़क से कचरा उठेगा।
ऐसा नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट के बहुत सारी तकनीकें बड़े बड़े शहरों से हम कॉपी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आपने देखा होगा मेरे बचपन में तो जेसीबी नहीं थी, फिर जेसीबी से कूड़ा उठने लगा, एक चीज़ डेवलप हुई ना, इससे आगे की चीज़ें अब आएंगी। ऐसा नहीं है। हाँ, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और वही कर पाएगा जिसके पास एक रोड मैप होगा। और कोई ये सोचे कि मैं सब गद्दी बैठ जाऊँगा, मैं कर लूँगा, तो नहीं। हाँ, लेकिन हमारा चुना जाना न चुना जाना एक अलग बात है। हम आपके बीच आएंगे, आपसे संवाद करेंगे, आपसे बात करेंगे, और जो मुझसे बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, ये जो मैंने आरटीआई के बारे में, गृहकर के बारे में बात की है, उससे मिलना चाहें, आप मिल सकते हैं, इसको ले सकते हैं। मेरा सिंगल एजेंडा है, हार जीत से बढ़ के, कि हमारी जनता अवेयर हो जाए। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि चुनाव के अलावा, मैं अगर आपसे मुखातिब हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, शिक्षा से ही बदलाव आता है। आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों को ज़रूर पढ़ाइए, और पढ़ाई से मुताल्लिक अगर आपको कहीं कोई कमी या ज़रूरत महसूस हो, मेरी ज़रूरत महसूस, मैं हर पढ़ने वाले बच्चों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। अभिभावकों से मेरा ये कहना है कि किसी बच्चे की पढ़ाई ना रुकवाइए। मैं चेयरमैन बनूँ न बनूँ एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी को पढ़ाई में कहीं रुकावट आ रही है, दुश्वारी आ रही है, लड़का हो या लड़की हो, तो वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा हमारी कौम में बिना पढ़ा लिखा रहे। ये एक आखिरी बात, मॉडर्न जनरेशन में ऐसा एकदम हाँ, ऐसा नहीं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए बात कह रहा हूँ। मैं पिछले 10 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते होंगे, और आगे निरंतर करता रहूँगा। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये समझ लीजिए मेरी हॉबी है या मेरा आगे का एजेंडा है ये। इसलिए सर, आपका वीक पॉइंट क्या है? अब ये तो वीक पॉइंट अवाम बताएगी ना। वीक पॉइंट अवाम बताएगी। अब मैं उनके पीछे जाऊंगा। पॉजिटिव पॉइंट ये है, आप कह सकते हैं कि मैं लोगों से मिलता हूं और इजी टू रीच हूं। मेरे पास कोई भी आ सकता है, मुझसे बात कर सकता है, और एक आम इंसान मैं हूं। बहुत से आम लोगों में बहुत ही आम सा मैं हूं। ऐसा नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है कि मेरे फादर या मेरे दादा कुछ थे, ऐसा नहीं है। हाँ, यही मेरा पॉजिटिव है कि लोगों से मैं मिलता हूँ, लोग मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, कोई भी काम कह सकते हैं। मैं जो काम करता हूँ उससे मुताल्लिक भी लोग मुझसे मिलने आते हैं, तो मेरे दोस्त बन जाते हैं। ये है। आज मैं यहीं पे ये मतलब कि समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जो मैं आज ये चीज़ें कर रहा हूँ, आपके वालिद साहब, क्या नाम था, क्या अनीस साहब, अनीस साहब, वो उन्होंने कि रेहाना का 1996 में उनके हारने के बाद सेम तरीके से इंटरव्यू किया था। तो आप उसके लिए आपको दे रहा मुबारकबाद कि आपके वालिद ने, मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, रेहाना का इंटरव्यू पढ़ा, बहुत खूबसूरत था, गुफ्तगू बहुत अच्छी थी, उससे मुझे सीखने का मिला। अगर सोचता हूँ अगर आज वो जिंदा होते तो उनको एक मुलाकात होती, कुछ सीखने का मुझे भी मिलता। खैर, जहाँ भी हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।